हेलो। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जल्दी जल्दी बातें करते हैं और एक इंटरेस्टिंग और फ्रेंडली तरीके से समझते हैं कि देश और विदेश में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो उसमें जैसे कि आप जानते होंगे कि जो हूदीज़ हैं, जिन्हें ईरान फंडिंग देता है, तो कहीं ना कहीं वो फ़लस्तीन का समर्थन करने के लिए और इसराइल से बदला लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो सी वेज हैं जहाँ से शिप्स निकलती हैं उस पर वो अटैक कर रहे हैं। वो ड्रोन्स भेज देते हैं, कभी मिसाइल्स मार देते हैं। तो रेड सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, इनफैक्ट इंडिया तक भी उनके अटैक्स चल रहे हैं। तो यूएस क्योंकि इसराइल का सपोर्ट कर रहा है और जो शिप्स जाती हैं उसकी जो उन्होंने उनकी गारंटी ली है कि भाई हम आपकी शिप्स को प्रोटेक्शन देंगे। गारंटी तो क्या ली है, बट उन्होंने जस्ट बोला है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो उन्होंने अपना जब देखा कि जैसे ही वो अटैक करने वाले तो उन्होंने पहले अटैक करके उनकी शिप्स को डुबो दिया। आगे चलते हैं। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे पहले, अरविंद पनागरिया, जी हाँ, उन्हें अब चेयरमैन चुन लिया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका काम होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू शेयरिंग होनी है वो कैसी होनी चाहिए, कितना परसेंट सेंटर को मिले, कितना स्टेट को, तो ये डिसाइड करेंगे। और ये डिसाइड करेंगे 5 ईयर पीरियड आफ्टर अप्रैल 2026। रिपब्लिक डे जो परेड होगी इस बार, उसके अंदर पंजाब और दिल्ली दोनों ही के जो स्टेट्स के जो टेब्ल्यूज आने वाले थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। अब नेचुरल सी बात है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि भाई क्योंकि हमारी तो दोनों जगह पे सरकार है और बीजेपी हमें प्रमोट नहीं करना चाहती है, इसलिए हमारा जो टेब्ल्यूज है उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। बट सरकार ने अभी जवाब दिया है उस बात का और उन्होंने बोला है कि जो टेब्ल्यूज जो होते हैं उन्हें वो डिसाइड नहीं करते, उन्हें एक कमिटी डिसाइड करती है जिसके अंदर सभी जो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर, तो वो लोग डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने बोला है कि 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के उनके पास प्रेजेंटेशंस आते हैं, लेकिन हर साल सिर्फ 15 या 16 स्टेट्स या फिर यूटीज को ही प्रेजेंटेशन में शामिल किया जाता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वैसे भी आपके पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी बार आपको रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो ऐसा नहीं है कि हम बायस्ड हो रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है, आप मुझे बताइए। मुझे तो लगता है पक्का आम आदमी पार्टी को जो है नीचा दिखाने के लिए ही, और शायद इसी वजह से शायद ऐसा लगता है कि ये डिसीजन हो रहा होगा कि भाई उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होना चाहिए। बट दिस इज ऑल जस्ट विशफुल थिंकिंग। ओके, कोविड की जो एक नई वेव आ गई है जिसका कि जो वेरिएंट चल रहा है वो है JN.1 वेरिएंट। तो अभी सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि आसपास तो कुछ कोविड है नहीं, लेकिन ये वेरिएंट आ चुका है। आ ही नहीं चुका है, ये काफ़ी हद तक हमारे बीच में फैल भी चुका है। तो इसका पता कैसे लगा? इसका पता ऐसा लगा कि ये जो एक वेरिएंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। लेकिन इसके अंदर क्या है ना कि जिन लोगों को पुराना इन्फेक्शन हो चुका है उससे भी इसे फर्क नहीं पड़ता है, या किसी को कोविड के इंजेक्शन लग गए हैं उससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज ए वायरस विच इज स्टिल अटैकिंग पीपल। बट इसमें क्या है ना कि कुछ ये इसके साइड इफेक्ट्स वैसे नहीं है जैसा कि और वेरिएंट्स में होते थे। तो इट इज़ वेरी मच स्प्रेड अप, हम सभी के बीच में है ये ऑलरेडी, लेकिन इसके इन्फेक्शन या सिम्टम्स इतने नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा और पुणे, तो यहाँ के जो वेस्ट वाटर थे उसके सैंपल्स को एनालाइज किया गया, तो ये पाया गया कि वहाँ पर काफ़ी हद तक इस वायरस के वेरिएंट्स आ चुके हैं। तो यानी कि आप लोग सावधान रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसराइल और गाजा की लड़ाई के चक्कर में जो कुछ सेगमेंट्स हैं यानी कि हौतीस जिन्हें कि ईरान फंडिंग कर रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो शिप्स जो निकलती हैं समुद्र के बीचों में से उन्हें वो अटैक करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे ऐसा हो रहा है? जहाँ भी कमर्शियल शिप्स घूमती हैं, यानी कि रेड सी के अंदर, गल्फ ऑफ एडन के अंदर, अरेबियन सी के अंदर। तो अरेबियन सी जैसे कि पता आप, तो इंडियन एरिया के अंदर ही आ जाता है वो, जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर इंडिया ने क्या है, अपना एरियल सर्वेलेंस काफ़ी बढ़ा दिया है। उन्होंने लॉन्ग मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और रिमोटली जो पायलटेड एयरक्राफ्ट है दोनों ही तरीके से वहाँ पे सर्वेलेंस को बढ़ा दिया। लेकिन हुआ क्या था, अभी कुछ दिनों पहले ही एक MV रुवैन एक व्हीकल था जिसके ऊपर अटैक हुआ था, जो कि 700 नॉटिकल माइल्स था हमसे दूर।
और एक था MV कैंप प्लूटो जो कि सिर्फ 200 माइल दूर ही था पोरबंदर से। तो इसके अलावा जो एक साई बाबा थी, एक इंडियन क्रू की शिप थी, वो भी अटैक में आई थी। तो राजनाथ सिंह ने बोला है कि जो लोग भी इस पे हम पे अटैक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्रोइंग पावर हो रही है उससे वो जल रहे हैं, इसलिए उसके जलन में वो ये सब कर रहे हैं। बट लेट्स सी कि असली बात क्या है। तहरीक हुर्रियत ये जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सईद अली शाह गिलानी ने फाउंड करी थी। सईद अली शाह गिलानी जो है, जैसे कि आप जानते होंगे, एक सेपरेटिस्ट लीडर रहे थे जो चाहते ही नहीं थे कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बने या फिर पाकिस्तान का। वो चाहते थे कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप में बन जाएं, इंडिपेंडेंट एक कंट्री बन जाएं। तो तहरीक हुर्रियत जो है उसी की एक ब्रांच थी जिसको इस अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर बैन लगा दिया है। अभी उन्हें बोल दिया गया है कि ये अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UAPA, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये आगे चलती रही तो ये जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से हटाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन करते रहेंगे और ये इंडिया के अगेंस्ट एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स फैलाएंगे और देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इन्हें बैन कर दिया गया है। इंडिया और इंडिया के नेबर्स, बहुत प्रॉब्लम्स है भाई। पाकिस्तान की तरफ चले जाओ, चाइना चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, नेपाल, भूटान, और राइट में अगर आप देखें तो म्यांमार, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हमारे बॉर्डर्स पे बहुत जगह जहाँ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इंडिया ने इस चीज़ को फाइट आउट करने के लिए एक नया तरीका भी ढूंढा है कि एक तो रोड्स की कंस्ट्रक्शंस तो चल ही रही हैं बॉर्डर एरियाज पे, लेकिन अभी ये अनाउंस हुआ है कि 1000 बॉर्डर आउटपोस्ट जो है वहाँ पर 4G सर्विसेज भी आ जाएंगी। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और BSNL के बीच में और सरकार के बीच में ऑब्वियसली। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1500 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे और अगले 6-6.5 सालों के अंदर ये जो चीज़ है वो लागू हो जाएगी। तो यानी कि इंडिया के बॉर्डर पर भी अब 4G सर्विसेज आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी जजमेंट्स निकलती आई हैं पिछले कई सारे सालों से लेके अभी तक, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी वो जजमेंट्स पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि जजमेंट्स जो होती हैं वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं या आई थिंक हिंदी में होती होंगी कुछ। तो लेकिन जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, जो अलग लैंग्वेजेस में रहते हैं, उन तो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। तो एक ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो कि शुरू किया था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 2019 के अंदर। तो अभी मिस्टर जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने अभी रिपब्लिक डे की जो अपनी स्पीच है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 36,000 जो जजमेंट्स हैं उन्हें शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर उनको अब तैयार किया जा रहा है, उनको ट्रांसलेट करने का काम काफ़ी हद तक शुरू हो भी चुका है। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे AI टूल्स का भी यूज़ किया है और सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर का भी उन्होंने यूज़ किया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि वो जो ट्रांसलेशंस हो रही हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स इंग्लिश के होते हैं जिन्हें आप लेट्स से कोई तमिल लैंग्वेज में आप डालते हैं या तेलुगु में डालते हैं, तो उसका कोई प्रॉपर लाइक ऐसा कुछ है नहीं प्रॉपर तरीका उसको बताने का। और जो लोग ट्रांसलेट करें उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी चीज़ें उसका कोई फुट नोट्स उनके पास नहीं है। और एक दूसरी बात ये भी है कि अगर ट्रांसलेशन में कुछ एरर हो जाती है तो उसके लिए साफ रूल है कि भाई उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और पता नहीं ये जो जजमेंट्स जो ट्रांसलेट हो रही हैं वो कॉमन इंसान तक कब तक और कैसे पहुंचेंगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अच्छा स्टेप है। आपका क्या सोचना है इस बारे में, मुझे बताइए। ओके, इजराइल और गाजा के बारे में मैंने आपको बताया कि काफ़ी इश्यूज अभी तक चल रहे हैं, हाउ दीज अटैक कर रहे हैं और US उनकी शिप्स को डुबा रहा है, इंडिया ने भी अपनी मैरीटाइम सर्विलेंस को बढ़ा दिया है। तो हर जगह से कहीं ना कहीं कॉल्स आ रही हैं कि भाई अब इस वॉर को रोक देना चाहिए। सीज फायर के लिए सभी लोग कह रहे हैं, UN के अंदर रेजोल्यूशंस भी निकल रहे हैं। बट नेतन्याहू ने अभी जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी उसमें साफ उन्होंने कहा कि ये जो वॉर है ये अभी अगले कई महीनों तक चलेगा।
यानी कि वो बिल्कुल भी सीज फायर के मूड में नहीं है। और अभी तक ऑलमोस्ट 21,800 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं, 55,000 से ज़्यादा जो है वुंडेड हो चुके हैं। तो मिस्टर जो नेतन्याहू हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इसराइल के, उनका कहना है कि जब तक कि हम पूरा गाजा बॉर्डर का कंट्रोल नहीं कर लेते तब तक हम ये लड़ाई नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि उनका ये मानना है कि जो हमास को जो वेपन्स आते हैं वो इजिप्ट के बॉर्डर के थ्रू ही आते हैं, तो हम उस बॉर्डर तक के एरिया को पूरा अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि अब इसराइल और हमास के बीच में कोई सीज फायर या ट्रूस होने की संभावना बच जाती है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ताइवान में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन ताइवान और चाइना के आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। चाइना ताइवान को अपना ही एक हिस्सा समझता है। एक्चुअली ताइवान जो है चाइना से स्प्लिट हो गया था 1949 के सिविल वॉर में, लेकिन उसके बाद से चाइना हमेशा ये कहता रहा कि नहीं, ताइवान जो है हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक अलग हिस्सा मानता है। तो और जो ताइवान के जो मेन लीडर है, जो फ्रंट रनर है प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, विलियम लाए, जिन्हें वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बोला जा रहा है, और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर साई इंग वान, तो चाइना उन्हें क्लियरली बोल रहा है कि ये लोग जो है ये एंटी चाइनीज़ हैं, ये लोग तो परपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस हैं, ये लोग चाहते ही नहीं कि पीस रहे, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे चाइनीज़ डोमिनेशन को। तो आगे आने वाले जो दिन हैं काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जाई ने साफ कह दिया है अपने न्यू ईयर के भाषण के अंदर कि भाई हम तो ताइवान को अपने अंदर मिलाकर ही मानेंगे, ताइवान विल बी रीयूनाइटेड फॉर श्योर। एक और वॉर होने की संभावना मुझे नजर आ रही है अभी। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस साल के यानी कि 2023 के सबसे टॉप गोल स्कोरर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने 54 गोल्स किए पोर्तुगल के लिए और अल नसार के लिए। सेकंड नंबर पे आया है हैरी केन, जिन्होंने 52 गोल्स किए, और थर्ड नंबर पे है मैनचेस्टर सिटी के नॉर्वेजियन स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड। मेसी का नाम नहीं है यार इसमें, मेसी ने शायद कम गोल्स किए होंगे इस बार। आपका कौन फेवरेट फुटबॉलर है? ओके, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं या फिर और भी कुछ आपको लगता है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री कमेंट करिए। मैं आपके विचार सुनकर बहुत ही खुश होऊंगा। और नए साल आ चुका है, तो नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।